बुक का मेन पर्पस यही है कि जो मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया रहता है हमारे मेंस की प्रिपरेशन का, किसी भी एस्पिरेंट की मेंस की प्रिपरेशन का, वो होता है आंसर राइटिंग। जो पढ़ तो लेते हैं पर अपने हाथ से अपनी कलम उठा के आंसर नहीं लिखते हैं। सो मेनली उसी चीज़ों को इस बुक में बताया गया है। मैम, इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे किया था? जी, इंटरव्यू के लिए बहुत टाइम मिलता है मेंस के रिज़ल्ट के बाद, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम टाइम था क्योंकि मेरा इंटरव्यू फर्स्ट फेज़ में पड़ गया। तो पहले प्रयास में क्या गलतियां रही और फिर आपने कैसे सुधार किया? जी, पहला अटेम्प्ट जब मैंने शुरुआत की थी पढ़ाई करना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जॉब छोड़कर आई थी। मैं अगस्त में जॉब छोड़कर आई थी और पढ़ाई मैंने अक्टूबर में स्टार्ट की थी। वेलकम टू अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त हमारे साथ ऐश्वर्यम प्रजापति मैम है। मैम का रैंक 10 है। मैम से जब बातचीत करने वाले कि मैम ने कैसे कैसे पढ़ाई किया, कौन सी किताबें पढ़ी, स्ट्रगल, सब कुछ के बारे में। यदि आप लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। कैसा लग रहा है मैम इस वक्त आपको फाइनल सिलेक्शन होने के बाद? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है, 3 महीने, तो फिर भी वही वाली फीलिंग है अभी कि रिज़ल्ट आया है और खुशी हो रही है। जी, जब मैम आपका फाइनल सिलेक्शन पीडीएफ में नाम आया तो आपने सबसे पहले किसे कॉल किया और वो दिन पूरा कैसा रहा आपका? रिज़ल्ट आया था 16 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल को मतलब शुरू हो चुका था कि रिज़ल्ट आने वाला है। उस दिन आकर अगले दिन आया, तो मैं उस दिन के लिए प्रिपेयर्ड थी पर मैं 16 के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। हालांकि जब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले कॉल मैंने अपने पापा को किया और सबसे पहले मेरी बहन ने रिज़ल्ट देखा और मैंने अपना रिज़ल्ट अपना पीडीएफ में नाम बहुत रात में देखा, बहुत बाद में। तब तक मैं सिर्फ दूसरों के कहने पर ही मान लिया था कि मेरी रैंक 10 है। अच्छा जी। मैम, शुरुआत से अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ कि आपने शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया, क्या कैसे? मेरी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ से हुई है जी। मैंने अपना 10th और 12th लखनऊ से ही किया है। उसके बाद मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड से। 2020 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने लार्सन एंड टूब्रो की नाम की कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में 1 साल जॉब करी। वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। जी, इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था? इस बार मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। जी, तो पहले प्रयास में क्या गलतियाँ रही और फिर आपने कैसे सुधार किया? जी, पहला अटेम्प्ट जब मैंने शुरुआत की थी पढ़ाई करना, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जॉब छोड़कर आई थी। मैं अगस्त में जॉब छोड़कर आई थी और पढ़ाई मैंने अक्टूबर में स्टार्ट की थी। तो ऑलरेडी 4-5 महीने के लैग में मैं चल रही थी, पीछे थी मैं। सो एक वो समय की कमी थी मेरे पास और थोड़ा सा मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा मेंस की तरफ ओरिएंटेड रही है, जिसकी वजह से मैंने प्रीलिम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई अपने पहले अटेम्प्ट में। सो इस वजह से प्रीलिम्स मेरा पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि मेंस और ऑप्शनल मैंने अपना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। सो जब दोबारा अटेम्प्ट दिया मैंने, सो फिर से प्रीलिम्स पे थोड़ा फोकस किया और ये सारी जो स्टेजेस थे वो क्लियर हुए। जी, पूरे दिन का मैम आप टाइम टेबल बताओ कि दिन की शुरुआत आप कैसे कैसे करते थे, क्या कैसे? दिन की शुरुआत मैं दिन में तो शुरुआत नहीं करती थी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं रात में पढ़ती थी जी। सो दिन मेरा शुरू होता था 11-12 बजे के बाद। 11-12 बजे मैं सोकर 10:30 से 11 के बीच में उठती थी और उसके बाद पढ़ाई मेरी लगभग 12 बजे के बाद ही शुरू होती थी, 1 या 2 बजे। और मैं हमेशा टाइमर लगा कर पढ़ती थी और 8 से 10 घंटे का मेरा टारगेट रहता था कि मैं मैक्सिमम 10 घंटे एक दिन में पढ़ाई करूं। हालांकि 10 घंटे हो नहीं पाते थे, बहुत ही रेयरली 10 घंटे होते थे, पर 8 घंटा मैं ज़रूर खींच लेती थी अपना टाइमर के हिसाब से और लेट नाइट तक मेरी पढ़ाई चलती थी। और इन्हीं 8 घंटे में अपना शेड्यूल डिवाइड करके कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, टेस्ट देना है, ये सारी चीज़ें इन्हीं में मैं करती थी। जी मैम, अभी हाल ही में आपने एक किताब लिखी शायद, तो इसके बारे में आप बताओ कि इसमें क्या कैसे हैं? अभी रिसेंटली मैंने एक बुक लिखी जिसका टाइटल यूपीएससी एसे और आंसर राइटिंग मैनुअल है, जैसे कि आप देख सकते हैं जी। ये बुक मेनली आपके आंसर राइटिंग को केटर करती है। होता क्या है कि जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वही हमारा मेरिट डिसाइड करता है।
उसके मार्क्स ही डिसाइड करते हैं कि हम लिस्ट में किस पोजीशन पे रहेंगे जी। सो मेंस के मार्क्स को स्कोर करने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है, जो ओनली तरीका है, वो आपका आंसर राइटिंग है। सो ऐसा होता है कि हम पढ़ते रहते हैं पर हम लिखते नहीं हैं। हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है बट हमें लिखना नहीं आता। हम सारी नॉलेज कम टाइम में, कम स्पेस में, वर्ड लिमिट के साथ हम पुट नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम में। सो क्योंकि मेरे तैयारी के दौरान आंसर राइटिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, लगभग 100 से 150 मैंने फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे। सो मुझे आंसर राइटिंग की वैल्यू पता चली जब मेरा रिज़ल्ट आया और मेरे मार्क्स आए कि उस मेहनत ने मेरे मेंस के मार्क्स को कितना दूर तक पहुंचाया। सो ये बुक मेनली आपके आंसर राइटिंग को सुधारने के लिए, आंसर राइटिंग सिखाने के लिए है। छोटी से छोटी डिटेल जो भी आपको आंसर राइटिंग में ज़रूरी होती हैं, किस तरीके से आंसर लिखते हैं, किस तरीके से आप आंसर को प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे आप वैल्यू एडिशन के, ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस बुक में मैंने अपने पर्सनल और ऑनेस्ट एक्सपीरियंस से बताई है। जी, आपने जो बताया जैसे कि इसमें मतलब आंसर राइटिंग के बारे में, इसके बारे में और डिटेल से बताइए कि कैसे क्या। ये बुक मेरी प्लस प्रमेश पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है, जिसके पब्लिशर प्रमेश जैन जी हैं जी। और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि ये बुक एक बुक के साथ आया जाए, एक आइडिया उन्होंने बनाया कि एक बुक के साथ आया जाए जी जी, जो कि बच्चों को आंसर राइटिंग में हेल्प करने में हेल्प करे। सो बुक का मेन पर्पज़ यही है कि जो मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया रहता है हमारे मेंस की प्रिपरेशन का, किसी भी एस्पिरेंट की मेंस की प्रिपरेशन का, वो होता है आंसर राइटिंग। जो पढ़ तो लेते हैं पर अपने हाथ से अपनी कलम उठा के आंसर नहीं लिखते हैं। सो मेनली उसी चीज़ों को इस बुक में बताया गया है। सभी सब्जेक्ट्स जो जीएस के होते हैं 1, 2, 3, 4, साथ साथ ऑप्शनल और एस्से, इनमें कैसे आपकी स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको जीएस 1 में फॉलो करनी है, क्या चीज़ें आपको एथिक्स के लिए फॉलो करनी है, एस्से के लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं जीएस के साथ, ये सारी चीज़ें इस बुक में मैंने बताई हैं। अगर थोड़ा और डिटेल की बात करें तो इस बुक में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स, मेरे खुद के नोट्स का एग्जर्प्ट मिलेगा, जिससे कि आपको जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये समझ आएगा कि नोट्स बनाने का क्या तरीका है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके हम नोट्स बनाएं या ना बनाएं, अगर बनाएं तो कितने शॉर्ट या कितने लॉन्ग नोट्स बनाएं। इस तरीके की चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस पेपर्स जो मैंने अपने एस्पिरेंट टाइम में किए और जो कि मुझे जिनमें अच्छे कमेंट्स मिले, जिनसे मैंने आंसर राइटिंग सीखी, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड करी हैं ताकि एक रियल और रॉ एक्सपीरियंस मिल सके। जो भी एस्पिरेंट इस बुक को पढ़ता है उसे एक रियल एक्सपीरियंस मिल सके कि आंसर राइटिंग को सीखना पड़ता है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप प्रैक्टिस से और सही स्ट्रैटेजी फॉलो करके सीख सकते हैं। ओके मैम, एनसीईआरटी का क्या योगदान है यूपीएससी के एग्ज़ाम में? जी, एनसीईआरटी की किताबें, जैसे कि हमने सुना है कि स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो एनसीईआरटी की किताबों से, जैसे कि मैंने कई सारे टॉपरों का इंटरव्यू किया, कुछ लोग बताते हैं कि एनसीईआरटी ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ना ही होगा आपको। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में एनसीईआरटी की किताबों को आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते जी। कितना भी सुनने में आए कि पैटर्न चेंज हो गया है या डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है जी जी, आप कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप एनसीईआरटी की किताबों को ना पढ़ें जी। क्योंकि 2-3 बातें ऐसी होती हैं कि एनसीईआरटी की किताब आपको पहले तो फाउंडेशन क्रिएट करती है। उस फाउंडेशन के बाद जब आप आसान चीज़ पढ़ेंगे और उसके बाद आप कठिन चीज़ पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। डायरेक्ट आप किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं पढ़ सकते, आपको अधूरा लगेगा वो। दूसरी बात, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिस पर डाउट होता है यूपीएससी को, सो उसका सही आंसर हमेशा से ही एनसीईआरटी में जो लिखा है उसे माना जाता है। सो कोई भी क्वेश्चन हो, आपने किसी भी बुक से मान लीजिए पढ़ा हो और उसमें कुछ डाउट हो, सो आंसर सही हमेशा वही माना जाएगा जो एनसीईआरटी की किताब में लिखा है। सो इस लिहाज से एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। मैं कभी भी एज एन एस्पिरेंट कभी भी एडवाइस नहीं करूँगी किसी को भी कि वो एनसीईआरटी को स्किप करें, और एनसीईआरटी को अगर उसी किताब से पढ़ा जाए तो वो सबसे बेस्ट है, रादर देन कि उसके जो भी नोट्स आते हैं वगैरह वगैरह। तो आप बुक से पढ़िए, एग्जैक्ट चीज़ पढ़िए। ओके मैम, कभी कभी पढ़ने के दौरान जब अचानक आपको मन वगैरह नहीं लगता था, उस टाइम पे आप क्या करती थी? पढ़ाई के दौरान ऐसा होता है कि मन नहीं लगता है, लेकिन मेरा जो शेड्यूल था वो ऐसा था कि मैं अपने घर के पास रेंट पे रहती थी रूम लेकर पढ़ने के लिए।
सो जब भी मेरा मन नहीं लगता था मैं टहलते हुए अपने घर चली जाती थी, इवनिंग स्नैक्स के लिए जाती थी, मॉर्निंग टी के लिए जाती थी, डिनर के लिए जाती थी, लंच के लिए जाती थी। सो मेरा आना जाना लगा रहता था। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप कभी भी कट ऑफ मत हो किसी से। ये एग्ज़ाम थोड़ा सा डिमांड करता है कि आप कट ऑफ हो जाइए, बट उसको आप इस तरीके से ना लें कि आप बिल्कुल भी अकेले रहें, कि आपका अगर मन ना लगे तो आपके पास कोई एस्केप ना हो। तो या तो आप फ्रेंड्स से बात कर लें, अपनी कोई हॉबीज़ हैं। मेरी हॉबी गार्डनिंग थी, तो मैं अपने घर के छोटे से स्पेस में अगर मन नहीं है तो मैं जाके 1-2 घंटे कुछ तो कर लेती थी, पौधा लगा दिया, उखाड़ दिया, कुछ भी कर दिया। सो वो सारी चीज़ें छोटी मोटी चलती रहती थी। जी, रील्स वगैरह या फिर सोशल मीडिया वगैरह आप भी चलाती थी? जैसे कई लोग रील्स चलाते हैं, घंटों तक रील्स ही चलाते रह जाते हैं। कई ऐसे मैं जानता हूँ जो मतलब यूपीएससी में सिलेक्टेड हैं लोग। जी जी। नहीं, रील्स वगैरह मैं तो नहीं देखती थी बिल्कुल भी, बट हाँ सोशल मीडिया मैंने यूज़ करना अपने तैयारी के दौरान ही शुरू किया मैंने। जैसे कि ये इंस्टाग्राम और ये सब मैं पहले नहीं यूज़ करती थी, मैंने तैयारी में शुरू किया यूज़ करना। सो मेरा एक प्लस पॉइंट मेरे लिए ये था पर्सनली कि मैं ज़्यादा भटकती नहीं हूँ, ज़्यादा मेरा भटकाव नहीं होता पढ़ाई से। सो इसलिए मुझे तो आसानी थी क्योंकि मैं देखती ही नहीं थी, मुझे इतना अट्रैक्ट भी नहीं करता है। लेकिन हाँ, होते हैं बच्चे और एस्पिरेंट्स होते हैं जो रील्स वगैरह देखते हैं। सो बट आपको प्रायोरिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी कि ठीक है, पढ़ाई कब ज़रूरी है, कब एंटरटेनमेंट के नाम पे आप थोड़ा सा कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। जी मैम, प्रीलिम्स और मेंस हो गया। हाँ। तो प्रीलिम्स के लिए अलग से कुछ स्ट्रेटजी रखना चाहिए या फिर साथ साथ ही हो जाती है? आपने कैसे किया था? मैंने प्रीलिम्स मेंस दोनों चीज़ें अलग अलग पढ़ी थी, मैंने बिल्कुल भी एक में नहीं इसको इंक्लूड किया था। जी। मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से रही थी कि पहले मेंस की तैयारी करी जाए, क्योंकि आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो समय मिलता है 3 महीने का, उसमें आप मेंस की तैयारी, आंसर राइटिंग, एस्से, एथिक्स ऑप्शनल नहीं कर सकते। सो आपको पहले ये चीज़ें करनी है। सो मैंने जब अपनी पढ़ाई शुरू करी तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट और दूसरे अटैम्प्ट में दोनों में पहले मेंस की तैयारी शुरू करी। मेंस को कंप्लीट किया, ऑप्शनल को कंप्लीट किया, आंसर राइटिंग कंप्लीट करी, और प्रीलिम्स के जस्ट 4 महीने पहले, कि अगर मई में प्रीलिम्स है तो मिड जनवरी से मैंने प्रीलिम्स स्पेसिफिक चीज़ें उठाई, प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करी, एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक्स, और इसके अलावा एक जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो थी मॉक पेपर्स। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें, मैंने लगभग 150 मॉक टेस्ट लगाए थे, और सभी मॉक टेस्ट का मेरे पास एक क्वेश्चन बैंक था जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी। सो वो सारी चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन और बार बार पढ़ना मल्टीपल टाइम्स, और यही स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स के लिए। मैम, मॉक का कुछ फ़ायदा लगा आपको? बहुत फ़ायदा होता है मॉक टेस्ट का। सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मॉक टेस्ट आप किस तरीके से देते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको फ़ायदा होगा या आपको ज़्यादा फ़ायदा या कम फ़ायदा होगा। सो मॉक्स का देने का तरीका अगर आपका सही है तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। फ़ायदा ऐसे होता है, कैसे करना चाहिए मॉक टेस्ट, जैसे कि बताओ आप हमारे सब्सक्राइबर को। जी मैं बताती हूँ। सो फ़ायदा मैं बताती हूँ कि कैसे होता है मॉक टेस्ट का। जितनी भी हमारी बुक्स होती हैं उनमें लिमिटेड नॉलेज है और हम लिमिटेड पढ़ते हैं, बट प्रीलिम्स का जो एरिया होता है बहुत वाइड होता है, उसमें अनलिमिटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आपको कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है, XYZ कुछ भी। सो अभी आपको सोर्सेज भी कम रखने हैं ताकि आप उसे बार बार पढ़ सकें, और आपको सारी चीज़ें आनी भी चाहिए। सो मॉक टेस्ट का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप जितने ज़्यादा पेपर्स लगाएंगे आपको उतने नए क्वेश्चंस मिलेंगे। सो आपका जो नॉलेज का एरिया है वो बिना कोई नई बुक उठाए बढ़ जाएगा। सो ये एक फ़ायदा है। मॉक पेपर्स देने कैसे चाहिए, तो जैसे कि एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है, सो हमेशा पेपर को 2 घंटे का टाइम दें। आप पेपर या रूम में लेके बैठे, सेंटर पे लेके बैठे, 2 घंटे पूरे 2 घंटे आप लगाएं। हमेशा आइटरेशंस में पेपर दें। पहले आइटरेशन में वो चीज़ें मार्क करें जो आपको आती हैं, दूसरे आइटरेशन में जो आप जिनमें 50-50 श्योर हैं, और तीसरे आइटरेशन में वो सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद भी मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा, मुझे इतना और अटेम्प्ट करना चाहिए। सो इस तरीके से आप जब आइटरेशंस में लगाएंगे पेपर, और तब आपको पता चलेगा कि आप कितने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपका कैलिबर किस पॉइंट पे ख़त्म होता है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आते। दूसरा, थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि क्या चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो आपने गेस वर्क किया था, तुक्का लगाया था, पर वो गलत हो गई। सो जब मैंने ये एनालिसिस किया था कि श्योर मुझे कितने आते हैं, कितना मैंने गेस किया उसमें, कितना मैंने जो है कि बिल्कुल ब्लाइंड
गेस कर दिया और तुक्का मार दिया। सो जब आप वो लिखते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने 10 क्वेश्चंस तुक्के मारे थे और उसमें से 8 गलत हैं, सो मुझे पता चल गया कि मेरा तुक्का काम नहीं करेगा। सो अगली बार जब मैं पेपर दूंगी तो ये कोशिश करूँगी कि मैं वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूँ जिनमें मुझे एटलीस्ट 50-50 लगता है कि होंगे। सो ये एक तरीका है करने का जो मैंने बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी से सीखा था। तो ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ओके मैम, इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे किया था? जी, इंटरव्यू के लिए बहुत टाइम मिलता है मेंस के रिज़ल्ट के बाद, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम टाइम था क्योंकि मेरा इंटरव्यू फर्स्ट फेज़ में पड़ गया था। तो मेरे पास रिज़ल्ट निकलने के बाद 1 महीना था। हालांकि उससे पहले मैंने डैफ में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जो मैंने एक डैफ का प्रोफॉर्मा निकाला इंटरनेट से, और जो भी चीज़ें उसमें पूछी गई थी उनको मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया। आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, सो मैंने अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को दोबारा से पढ़ा। आपका ऑप्शनल जो भी आपने लिया है उसको आप दोबारा से पढ़िए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है ओपिनियन डेवलप करना। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूज़पेपर्स। अगर आप एक पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आप 3-4 न्यूज़पेपर्स पढ़ें, उससे थोड़ा सा आपको डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे और उस बेसिस पे आप एक अपना ओपिनियन बनाने की कोशिश करें। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कि क्योंकि इंटरव्यू में मोस्टली ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप इस पोजीशन में होते तो आप क्या करते, सो या फिर आपका व्यू पॉइंट क्या है इस न्यूज़ पे। सो मेनली करंट अफेयर्स की चीज़ें और उन पे आपका ओपिनियन लॉजिकली बिल्ड किया हुआ। सो ये सारी चीज़ें मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ने से और अपने नोट्स से और ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को दोबारा से पढ़ा। जी, इंटरव्यू में आपसे क्या सब क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे? इंटरव्यू में मोस्टली मुझसे मेरे जॉब बैकग्राउंड से पूछा गया था क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी लार्सन एंड टूब्रो में। सो वहाँ के मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा गया था। कुछ क्वेश्चंस मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से थे, टेक्निकल क्वेश्चंस, और इसके अलावा हॉबीज़ पे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, और बाकी मोस्टली करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, इंटरनेशनल रिलेशन से। जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है मैम आपका? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। जी, तो ऑप्शनल आपने यही क्यों लिया, सोशियोलॉजी क्यों लिया? सोशियोलॉजी लेने के पीछे मेरा जो कारण था, सबसे पहला कि मेरे दिमाग में 2 सब्जेक्ट्स थे, ज्योग्राफी या सोशियोलॉजी। जी। सो ज्योग्राफी इसलिए ड्रॉप किया मैंने क्योंकि मुझे डायग्राम्स और मैप बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, और सोशियोलॉजी इसलिए चूज़ किया क्योंकि जब मैं तैयारी शुरू करने जा रही थी और मैंने जब टॉपर्स के स्ट्रैटेजी वीडियोस देखा, सो कोइंसिडेंटली 4-5 टॉपर्स जो मैंने सुने जिनको, उन्होंने सोशियोलॉजी ही लिया था। सो मेरे दिमाग में वो एक प्री कंसीव्ड आ गया कि ठीक है, सोशियोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है। बाद में जब मैंने खैर सोचा कि इसको क्यों लेना है, सो थोड़ा सा एक सब्जेक्ट ओवरलैप होता है उसमें, आपको हिस्ट्री का थोड़ा पोर्शन मिलेगा, थोड़ा सा आपको ब्यूरोक्रेसी वाला पोर्शन मिल जाएगा सोशियोलॉजी में, सोसाइटी का एक पूरा सेक्शन होता है GS1 में, वो आपको सोशियोलॉजी से कवर हो जाएगा। ऐसे राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। कुछ ऐसे इश्यूज़ सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं जिन पर डायरेक्ट एस्से पूछा जाता है। सो मेनली मैंने इसलिए लिया क्योंकि एक आपका ओवरलैप भी है, एस्से से आपका कनेक्ट भी हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया नहीं है। एक जैसे कि मैं अगर अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लेती, सो वो मेरे लिए बिल्कुल अलग होता जो मैं पढ़ रही थी, और सोशियोलॉजी वही सारी चीज़ें जो सोसाइटी में हो रही, जो आप देख रहे हैं और आगे चल के जिनसे आपको डील करना है। सो इसलिए मैंने ये सोचकर सोशियोलॉजी लिया था। जी मैम, कुछ नए बच्चे जो अभी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं कॉलेज के साथ, उन्हें क्या करना चाहिए? कॉलेज के साथ तैयारी शुरू करने के मैं कभी भी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आपको एक चीज़ एक समय पर करनी चाहिए। और लेकिन अगर कॉलेज से तैयारी करने का विचार आ रहा है तो आपको अपने लास्ट ईयर में या उससे 1 साल पहले शुरू करना चाहिए। सो सबसे पहली जो चीज़ करनी चाहिए कॉलेज में जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, आप सिलेबस देखें, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, सिलेबस कितना बड़ा है, ऑप्शनल का सिलेबस देखें, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, थोड़ा सा एक आइडिया लें कि आखिर सिलेबस क्या है, टॉपिक्स क्या हैं, पूछा क्या जाता है। और इसके बाद आप अगर शुरुआत कर रहे हैं प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले मोस्ट बेसिक NCERT से शुरू करें, और हर सब्जेक्ट की NCERT 6 to 12 आपको पढ़नी है, और आप पढ़िए और इस तरीके से करें। थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया। थैंक यू।